दोस्तों आज है 29 जुलाई 2025 और दिन है मंगलवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाला हिस्सा। पहले नंबर का जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है कि कैसे करके इसको हम रेगुलेशन में ला सकते हैं। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की डिजिटल इकोनॉमी, इसके साथ ही साथ फेयर मार्केट प्रैक्टिस के संदर्भ में इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जो इंटरनेट, मोबाइल ऐप, डिजिटल प्लेटफार्म पर बेस्ड है, जैसे कि अमेजन, गूगल प्लेटफार्म और स्विगी। अब यहाँ पर गेट कीपर्स हम किनको बोलेंगे? वे बड़ी कंपनियां या फिर प्लेटफार्म जो छोटे बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में मिडिल मैन के जैसे काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऐप स्टोर हो गया, गूगल सर्च हो गया, अमेजन मार्केट प्लेस हो गया। इसी प्रकार से यूट्यूब भी वैसा ही है। कोई नया चैनल हो, छोटा मोटा चैनल हो, वो कितना ही भी अच्छा चीज़ बना ले, यूट्यूब उसको टॉप सर्च में नहीं लाता है। ऑलरेडी से जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसके ज़्यादा व्यू जा रहे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं, उसी को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है। उसका एक रीज़न ये है कि उसको ज़्यादा देख रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग वीडियो को देख रहे हैं उतनी ही ज़्यादा कमाई हो रही है यूट्यूब को एड्स दिखा करके। इसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस की बात करी जाती है, जैसे ऐसा बिजनेस रूल्स या फिर ऐसे एक्शन जो कुछ लोगों को अनफेयर तरीके से बेनिफिट दे रहे हैं और बाकी लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात करते हैं यदि हम इंडिया की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है। इस प्रकार के जो प्लेटफार्म होते हैं दोस्तों, ऐप स्टोर, गूगल सर्च, अमेजन मार्केट प्लेस, ये छोटे बिजनेसेस को अपने प्लेटफार्म पर प्रमोट नहीं करते हैं या फिर उन्हें अनफेयर तरीके से रोकने का काम करते हैं। इससे इनोवेशन और कंपटीशन घटता है। इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो सकती है स्लो। बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट किस प्रकार से ख़राब होता है। नए या फिर छोटे स्टार्टअप को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। इससे मोनोपोली बनने लगती है, मतलब कुछ ही कंपनियों का दबदबा बना रहता है। कंज्यूमर को भी काफ़ी इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। कंज्यूमर को, जैसे कि आप उपभोक्ता हैं तो आपको ज़्यादा दाम चुकाना पड़ेगा, उनको कम विकल्प मिल रहे हैं, ज़्यादा दाम देना पड़ रहा है और कभी कभी मिसलीडिंग या फिर बायस्ड रूल्स भी मिलते हैं, जैसे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पहले दिखाना, फ्री वाले को बाद में दिखाना। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे चर्चा करी जाती है दोस्तों, अगर हम किसी राजा को पॉलिटिकल पावर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें मार्केट में भी किसी एक कंपनी या फिर संगठन को मोनोपोली नहीं देना चाहिए, खास करके ज़रूरी चीज़ों के प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिक्री को लेकर के। शेरमान एक्ट आया था, इसके बारे में भी यहाँ पर आप देख लीजिए। ये अमेरिका का पहला बड़ा एंटी ट्रस्ट एक्ट था। इसका मकसद था बाज़ार में फेयर कंपटीशन बनाए रखना। किसी एक कंपनी को इतना बड़ा नहीं होने देना है कि वो पूरी मार्केट को कंट्रोल करने लग जाए, धीरे धीरे सरकार को भी कंट्रोल करने लग जाए, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एलन मस्क के मामले में हो रहा है। शेरमैन का नेसेसिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि उस समय अनाज, पानी, तेल जैसी चीज़ें थी। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में ज़रूरी हो गई है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे किसी चीज़ की बिक्री हो। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है डिजिटल इकोनॉमी। मतलब आज की नेसेसिटी ऑफ लाइफ में डिजिटल प्लेटफार्म और टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ में शामिल होते जा रही हैं। भारत और डिजिटल इकोनॉमी की बात जब हम करते हैं तो 2022-23 में इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी ने जीडीपी का लगभग 11.5% कंट्रीब्यूट किया था। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 2000 थी, जो कि 2023 में बढ़कर के 31,000 से भी ज़्यादा हो गई। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक एक $35 ट्रिलियन विकसित भारत बनाया जाएगा और इसमें स्टार्टअप की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दिक्कत क्या है? शेरमैन की चेतावनी आज भी ज़रूरी है। अब राजा डिजिटल वर्ल्ड में है और वो विदेशी टेक कंपनियां हैं जिनका कंट्रोल भारत की डिजिटल मार्केट पर भी है। इन फॉरेन टेक जाइंट की वजह से भारतीय स्टार्टअप को अपनी टर्म पर काम करने नहीं दिया जाता। उनको स्केल अप करने में दिक्कत हो रही है। जैसे जैसे वे ग्रो करते हैं, ग्लोबल फर्म्स उन्हें कंट्रोल करती हैं, दबाती हैं। हाल फिलहाल में एक एग्जांपल मिला है, एक बड़ा इंडियन गेमिंग कंपनी ने हाल ही में गूगल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में केस किया। आरोप लगाया है कि गूगल ने अनफेयर और मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर किया। इससे पता चलता है कि बड़ी कंपनियां अपनी मोनोपोली से भारत के स्टार्टअप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। कुल मिलाकर के जो शेरमैन एक्ट है 1890 का है, बहुत पुराना है, लेकिन इसका जो रिलेवेंस है आज भी जिंदा है।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टार्टअप्स और डिजिटल मोनोपोलीज़ की। कोर आइडिया क्या है? डिजिटल इकोनॉमी में कुछ बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनियां जैसे गूगल गेट कीपर बन चुकी। मतलब वो डिसाइड कर रही हैं कि कौन डिजिटल मार्केट में पहुंचेगा और कौन आउट हो जाएगा। डिजिटल गेट कीपिंग से नुकसान कैसे हो रहा है? डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। भारत की इकोनॉमी, बिजनेस एनवायरनमेंट और कंज्यूमर सभी को नुकसान पहुंच रहा है। गूगल का भारत में दबदबा बढ़ते जा रहा है। एंड्रॉयड ओएस का इंडिया में 95% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। मतलब ज़्यादातर स्मार्टफोन एंड्रॉयड बेस्ड हैं। ऐसे में डिजिटल सर्विस जैसे कि ऐप्स, वेबसाइट का डिस्कवरी और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से गूगल के इकोसिस्टम पर डिपेंड हो गया है। अगर कोई नया इंडियन स्टार्टअप है तो यूज़र तक पहुंचने के लिए उसे गूगल के सर्च इंजन, प्ले स्टोर, एड्स सिस्टम मतलब गूगल एड्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा उसने दबदबा अपना बना लिया है। इंडियन स्टार्टअप के लिए डिस्क्रिमिनेटरी इम्पैक्ट की बात करें, एग्जांपल गूगल अपने इन ऐप ट्रांजिशन पर बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहा, जैसे कि 15 से 30%। इसका सीधा असर स्टार्टअप की रेवेन्यू पर पड़ता है। फोर्स डिपेंडेंस, डेवलपर को मजबूर किया जाता है कि वे केवल गूगल पेमेंट सिस्टम का ही यूज़ करें। इसके बाद रेगुलेटरी एक्शन इन इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है इसमें। भारत की तरफ से सीसीआई ने इस पर काफ़ी सख्ती दिखाई है। गूगल को बोला गया है कि वो डेवलपर को थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम यूज़ करने से ना रोके, या फिर वे अपने यूज़र से सीधे कांटेक्ट करके उनको अल्टरनेट पेमेंट ऑप्शन या फिर ऐप डाउनलोड करने का तरीका ना बता सकें। इस रोक को भी हटाया गया है। इसके बाद आगे चर्चा करी जाती है दोस्तों गेमिंग स्टार्टअप वर्सेस गूगल। यहाँ पर भी सीसीआई ने कंप्लेन किया है। बैकग्राउंड, सीसीआई में शिकायत क्यों हुई है? एक लीडिंग इंडियन ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन दर्ज करी है। गूगल ने अपने प्ले स्टोर और एडवर्टाइजिंग सिस्टम के जरिए आरएमजी मार्केट में भेदभाव किया है। गूगल का आरएमजी पायलट प्रोग्राम सितंबर 2022 की बात है। गूगल ने एक रियल मनी गेमिंग पायलट प्लेटफार्म चालू किया था। इसमें केवल 2 स्पेसिफिक फॉर्मेट को प्ले स्टोर पर अनुमति दी गई, डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स एंड रमीगो। बाकी के आरएमजी फॉर्मेट जैसे कि कैजुअल स्किल बेस्ड गेम को मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाया। दूसरे देशों में पायलट बंद कर दिया गया। मैक्सिको और ब्राज़ील में गूगल ने इस तरह के पायलट को जून 2024 में बंद कर दिया, लेकिन इंडिया में अभी भी जारी है और इसे सिर्फ डीएफएस और रमी ऐप्स को फ़ायदा हो रहा है। डीएफएस ऑपरेटर्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक डीएफएस ऐप जिसका पहले से 90% मार्केट शेयर था, उसे 16 साल में 150 मिलियन यूज़र मिले थे, लेकिन पायलट में शामिल होने के सिर्फ 1 साल में उसे 55 मिलियन नए यूज़र मिल गए हैं। यानी गूगल का सिलेक्टिव सपोर्ट उन्हें तेज़ी से ग्रो करने का मौका दे रहा है। इसके बाद एड रिस्ट्रिक्शन भी है। पहले सभी स्किल बेस्ड गेम को गूगल एड्स चलाने की अनुमति थी, लेकिन पायलट शुरू होने के बाद केवल डीएफएस और रमी ऐप को एड्स देने की छूट दी गई है। इस बदलाव के बाद इंडियन गेमिंग कंपनी ने बोला है कि पहले उसके 68% ऐप डाउनलोड सिर्फ गूगल एड्स से आते थे, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो गए। लेकिन ये इंडियन स्टार्टअप के लिए तो चुनौती है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर सफलता पाई है। इसके बाद हमारा जो सीसीआई उसने क्या बोला? सीसीआई जो कि एक फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव डिजिटल रेगुलेटर है, उसने इन कंसर्न पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। अब इंडिया को क्या इससे कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा? मार्केट डिस्टोरेशन हमको देखने को मिल रहा है। लॉस फॉर इनोवेशन, जब कुछ ही कंपनियां मार्केट को कंट्रोल करने लग जाए, इनोवेशन रुक जाता है, कंज्यूमर चॉइस घट जाती है और पूरी इकोनॉमी कुछ गिने चुने प्लेयर पर डिपेंड हो जाती है। ऐसा मॉडल भारत की डिजिटल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है, जो 2047 तक $35 ट्रिलियन विकसित भारत का टारगेट रखता है। अमेरिका से ऑलरेडी चेतावनी मिल चुकी है। अमेरिका में भी मोनोपोली बढ़ी थी तो स्टार्टअप का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा था, आईपीओ की संख्या घटी, इनोवेशन कम हो गया। अगर भारत भी कदम नहीं उठाएगा तो इसी प्रकार से हालत ख़राब होने वाला है। गेट कीपर्स को आप अनचेक्ड नहीं छोड़ सकते हैं। गेट कीपिंग जैसे कि गूगल का सिलेक्टिव प्ले स्टोर एक्सेस डोमेस्टिक स्टार्टअप को बढ़ाने से रोकता है। न्यू इंडियन ऐप्स के लिए मार्केट एंट्री मुश्किल कर देता है।
नेट नेट नेट, सिर्फ गेटकीपर जीतते हैं और बाकी सब हारते जाते हैं। बात करते हैं कि भारत को क्या करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन मोनेटाइजेशन प्लेटफार्म को डेमोक्रेटाइज करना जरूरी है, मतलब फेयर एक्सेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशनी रूल्स एंड गेट कीपिंग प्रैक्टिसेस पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा जुडिशरी और रेगुलेटर्स की भी भूमिका इम्पोर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली जुड़ा हुआ है हमारे आयुष मेडिकल स्टडी से जुड़ा हुआ है। पार्टिकुलरली ये वाला जो आर्टिकल बात करता है दोस्तों, ऐसे बच्चे जो कि आयुष की पढ़ाई कर रहे हैं, आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों को आने वाले टाइम पीरियड में फेस करेंगे। कोर इशू ये है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं कि क्या वे खुद को डॉक्टर कह सकते हैं या फिर नहीं, यानी क्या उन्हें ये अधिकार है कि वे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं और ख़ुद को डॉक्टर कहें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर डॉक्टर का मतलब ये है कि सामने वाला लड़का MBBS किया है। इसके अलावा इनकी जो मेडिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनका क्या लिमिटेशन हो सकता है, मतलब वे किस हद तक इलाज करेंगे और कौन कौन से इलाज करने की अनुमति होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइटल का सवाल नहीं है, एक काम का सवाल नहीं है, इसका सीधा असर भारत की पब्लिक हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति आयुर्वेद या फिर होम्योपैथी से पढ़ाई किया है, तो क्या वो अपने आप को डॉक्टर कह सकता है? क्या उसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने की इजाज़त होनी चाहिए? अगर पर्याप्त ट्रेनिंग के बिना लोग इलाज करेंगे तो गलत इलाज हो सकता है, दवाओं का मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि लोगों की सेहत के लिए ये चीज़ फिर ख़राब हो जाती है। आगे राइटर का कहना है, हाल फिलहाल में ये जो मुद्दा उठा है वो किस बात को लेकर के उठा है। हाल ही में ट्विटर पर एक लिवर स्पेशलिस्ट, हेप्टोलॉजिस्ट और एक इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर के बीच बहस छिड़ गई थी। बोला जाता है कि क्या यूनानी आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले जो व्यक्ति हैं खुद को डॉक्टर बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते। इसी से हमारे देश में पूरी बहस छिड़ चुकी है, डॉक्टर शब्द का यूज़ कौन करेगा और भारत में कानून के हिसाब से उन्हें कौन कौन से इलाज करने की परमिशन है। ये बहस सिर्फ एक पदवी की नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर मामला है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। भोर कमेटी 1946 से हम बातचीत करेंगे। 1946 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था BHORA, भोरे कमेटी। इसने बोला था कि देश को मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन पर फोकस करना चाहिए, मतलब एविडेंस बेस्ड एलोपैथी। आजकल हम जो पैरासीटामॉल ये वो दुनिया भर का दंड बंद कर रहे हैं वो, और दुनिया के कई देश अपने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को धीरे धीरे बंद कर रहे थे उस टाइम में। कमेटी ने बोला कि हर राज्य खुद तय करेगा कि वो पारंपरिक चिकित्सा, मतलब पुराना जो हमारा आयुर्वेद है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब पब्लिक सिस्टम में हमें कितनी जगह देना है उसको। इसमें आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स थी उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। आयुर्वेद और यूनानी के प्रैक्टिशनर इस रिपोर्ट से काफ़ी नाखुश थे, जाहिर सी बात है। उन्होंने सरकार पर बड़ा दबाव डाला और फिर बना कमेटी ऑन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन 1948। इस कमेटी ने आयुर्वेद को हिंदू गौरव और वेदों से जोड़ा और बोला कि इसका पतन विदेशी शासन के कारण हुआ है। यानी इस समिति ने चिकित्सा को धार्मिक राष्ट्रवाद की नज़र से देखा, ना कि साइंटिफिक या फिर पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से। इसके बाद सरकार का निर्णय धीरे धीरे आता है कि भाई मान्यता देना अब हम चालू करते हैं। नेहरू सरकार ने शुरुआत में कोई कानूनी मान्यता नहीं दी थी ट्रेडिशनल डॉक्टर्स को। 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने पास किया था इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट। इससे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी प्रैक्टिशनर को ऑफिशियली मान्यता मिल गई। साथ ही उनके कामकाज को रेगुलेट करने का कानून भी आया। इस कानून को 2020 में मॉडिफाई किया गया। अब चलता है द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट। ये नया कानून भी उन्हीं ट्रेडिशनल सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि हम आयुर्वेद की पढ़ाई से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। आयुर्वेद की सिलेबस एक मिसमैच है, मतलब बिल्कुल मिला जुला हुआ है और उलझ जाते हैं इसमें फिर डॉक्टर लोग। परंपरागत कुछ अवधारणाएं हैं जैसे कि त्रिदोष सिद्धांत, वात, पित्त और कफ, प्रकृति, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा। साथ ही साथ मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही हैं, जैसे कि सेल साइकोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी। दिक्कत यह है कि दोनों सिस्टम, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। आयुर्वेद कहता है कि बीमारियां दोष के इनबैलेंस से हो रही, मॉडर्न मेडिसिन बोल रहा है जर्म्स, इन्फेक्शन, जेनेटिक म्यूटेशन से ऐसा हो रहा है। इसलिए तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मतलब दोनों को मिलाकर के चलना, ये आइडिया भी समझदारी वाला नहीं लगता है। दिक्कत कहाँ से चालू होती है?
पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन। जब आयुर्वेद मतलब यूनानी स्टूडेंट को लीगल मान्यता मिल गई, मतलब 1970 का एक्ट, फिर 2020 का एक्ट, तो क्वेश्चन ये उठा था कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर कहते हैं क्या ये लोग मॉडर्न दवाई भी दे सकते हैं, मतलब एलोपैथिक इलाज भी कर सकते हैं क्या। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर का कहना है कि उनकी पद्धति और भी बेटर है, लेकिन वे मॉडर्न दवाएं भी देना चाहते हैं। इसके बाद रूल्स ई की बात करें तो दोस्तों रूल नंबर 2 की बात करें, 2 की बात करें, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 की। ये रूल कहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन हैं जो मॉडर्न मेडिसिन बोल सकते हैं, दे सकते हैं, लिख सकते हैं। रूल 2 बोलता है सिर्फ MBBS डॉक्टर ही नहीं, स्टेट सरकार कुछ दूसरे डॉक्टर को भी बोल सकती है आप मॉडर्न मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए, लिख दीजिए, इलाज कर दीजिए। मतलब ये पावर स्टेट को है आयुर्वेद डॉक्टर को भी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाला डिक्लेयर करने की। 1998 में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर मुख्तियार चंद केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो सिस्टम का डॉक्टर है वो उसी सिस्टम की दवा देगा। आयुर्वेद डॉक्टर यदि एलोपैथिक देता है तो वो गलत है, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन प्रिस्क्राइब्स नहीं कर सकते। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ और हो रहा है। कोर्ट ने बोला था इसके बावजूद भी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट आज भी आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टर को बोलते हैं कि आप मॉडर्न दवाई लिख सकते हैं। इसके खिलाफ अक्सर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हाई कोर्ट में केस करता है और ज़्यादातर बार IMA ही केस जीतता है, लेकिन फिर भी कई सारे राज्य वही नियम बार बार पास करते रहते हैं। अब आगे बात करते हैं कंज्यूमर प्रिस्क्रिप्शन की, डिसेप्शन की, मतलब धोखा और उपभोक्ता के मामले। कई बार मरीजों ने शिकायत दर्ज करी है कि उन्हें लगा कि उनका इलाज MBBS। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कंज्यूमर डिसेप्शन, मतलब धोखा और उपभोक्ता किस प्रकार से शिकायत अपनी दर्ज कर रहे हैं। कई बार मरीजों ने शिकायत दर्ज करी है कि उनको लगा कि उनका इलाज MBBS डॉक्टर कर रहा है, लेकिन असल में वो एक BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर था। इस तरह की धोखाधड़ी के मामले कंज्यूमर कोर्ट्स में गए हैं। सिर्फ दवा ही नहीं, मेडिकल प्रोसीजर का भी सवाल आता है। बहस सिर्फ मॉडर्न दवा मेडिसिन देने की नहीं होती है, बल्कि ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर मेडिकल प्रोसीजर जैसे कि इंटूबेशन कर सकते हैं। इंटूबेशन मतलब गले में नली डाल करके सांस देना। इस प्रकार के जो बेहद संवेदनशील काम होते हैं और ये काम आमतौर पर ट्रेंड MBBS डॉक्टर या फिर एनास्थीसिया करने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि पैसा बचाने के चक्कर में BAMS डॉक्टरों को कम वेतन पर रखते हैं जो MBBS की तरह काम कर रहे हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है जो कि सबको पता है। इसके बाद 2020 का सरकार का नोटिफिकेशन आया आयुर्वेदिक सर्वे को लेकर के। भारत सरकार ने 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट्स को 58 तरह की छोटी मोटी सर्जरी की अनुमति दी गई है, जैसे कि गाल ब्लैडर निकालना, अपेंडिक्स सर्जरी करना, बेनिन ट्यूमर हटाना, इस प्रकार के काम। लेकिन अभी भी इस प्रकार के जो केसेस हैं ना कोर्ट में पेंडिंग है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर्जरी के लिए मॉडर्न टूल्स कौन अवेलेबल करेगा। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी करने लग जाएंगे तो क्या वे एनास्थीसिया की दवा भी दे सकते हैं? क्या वे एंटीबायोटिक और मॉडर्न सर्जरी टूल्स यूज़ कर सकते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर शायद ये बोलेंगे कि ये सर्जरी तो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन आज की सर्जरी के लिए साइंटिफिक टूल्स और प्रिकॉशंस जरूरी है जो आयुर्वेद में नहीं थे। इसके बाद हिंदुत्व और आयुर्वेद का राजनैतिक गठजोड़ किया जाता है। आज आयुर्वेद का मुद्दा मेडिकल का नहीं है, बल्कि ये एक राजनीति और संस्कृति का मुद्दा बन गया है। हिंदू प्राइड के नाम पर पुष्पक विमान, टेस्ट ट्यूब, कौरवास जैसी परिकल्पनाओं को तथ्य की तरह पेश किया जाता है। इस भावना के दबाव में सभी पार्टियां, चाहे वो BJP हो चाहे कांग्रेस हो, आ जाती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन को समर्थन देती हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक ही क्यों ना हो। इसके बाद टैक्स पेयर का पैसा और आयुष में निवेश। सरकार अब चाहती है कि आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी को आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में हम शामिल करें। मतलब अब सरकारी पैसे से ट्रेडिशनल इलाज की भरपाई होगी, भले ही उस इलाज की साइंटिफिक वैलिडिटी हो चाहे मत हो। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को 20,000 करोड़ से ज़्यादा रिसर्च के लिए दिए गए हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज बहुत कम देखने को मिली हैं। ट्विटर आउटरीच और असली नुकसान की जब हम बात करते हैं, लोग सोशल मीडिया पर नाराज़गी ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन असली नुकसान टैक्स पेयर और पेशेंट को हो रहा है। सरकारी नीति साइंस के बेस पर नहीं, वोट बैंक और पहचान की पॉलिटिक्स पर चल रही है।
कंक्लूज़न में ये बोल सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ और पेशेंट सेफ्टी से जुड़े मुद्दों को धर्म, पहचान और गर्व के चश्मा से मत देखो। डॉक्टर कहलाने या फिर सर्जरी करने का अधिकार केवल ट्रेनिंग और एविडेंस बेस्ड कॉम्पिटेंस के आधार पर ही होना चाहिए। जब पारंपरिक चिकित्सा को साइंटिफिक मेडिसिन की तरह ट्रीट किया जाएगा तो जनता की जान और पैसा दोनों खतरे में रहेगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से रिलेटेड है, जिसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है समय की पाबंदी है और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जा रहे हैं जो शायद अभी तक हम जो दे रहे थे वो कोई काम के नहीं। आधार कोई काम का नहीं, वोटर आईडी कोई काम का नहीं, एपिक नंबर कोई काम का नहीं। तो क्या चाहिए आपको? पासपोर्ट देंगे हम लाके, टीसी देंगे आपको लाके, ज़मीन का कागज़ देंगे हम आपको लाके। इस प्रकार के कागज़ की डिमांड करी जा रही है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। हटाना तो बहुत आसान है दोस्तों, जोड़ना काफ़ी मुश्किल है। इससे सीधे सीधे लोकतंत्र में हमारी वोट की जो कीमत है, हमारी जो भागीदारी, हमारी जो वैल्यू है, वोटिंग के टाइम में ही तो होती है। हमारे उसी टाइम में तो लोग हाथ जोड़ते नहीं, तो फिर तो कहाँ पूछते हैं कि आपका घर कहाँ, आप कहाँ रहते हो। तो अभी ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। चुनाव आयोग कुछ दस्तावेजों को आईडी के रूप में मान्यता दिया है, लेकिन उसने आधार, एपिक और वोटर आईडी को बोला है ये कचड़े में डालो इनको, ये कोई काम का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला है कि मास इंक्लूजन होना चाहिए। मतलब बोला है आप ये जो कदम उठा रहे हो ना, इससे क्या होगा, इससे केवल और केवल लोग बाहर होंगे, इंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर कमाने के लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। कई लोग ऐसे हैं 2003 में तो वोट दिए हैं, ठीक है, जो लोग वोट नहीं डाले हैं उनसे फिर से आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बोला है कि आधार और एपिक जैसे डॉक्यूमेंट्स में करेक्टनेस की प्रिजम्पशन होती है, यानी आमतौर पर भरोसेमंद है ये आईडी। अगर 1000 में एक कार्ड भी नकली निकले तो उसे केस बाय केस देख सकते हो, लेकिन पूरे आधार कार्ड को और एपिक नंबर को आप खारिज कर रहे तो तुम्हारी गलती है। न्यायमूर्ति बागची ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है, अगर आपके पास 11 मान्य आईडी डॉक्यूमेंट में कोई भी पूरी तरह कंक्लूसिव नहीं है तो फिर आधार क्यों नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार का विरोध देखने को मिला है। उन्होंने बोला है कि आधार, एपिक और राशन कार्ड आसानी से नकली बनाए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है कि कोई भी दस्तावेज 100% फुल प्रूफ नहीं होता है। बहुत सारे जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने बोला है, चाहे वो एक्टिविस्ट हो चाहे वो राजनीतिक दल हो, उनका कहना है ये सिटीजनशिप स्क्रीनिंग जैसा है। अगर ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं आए तो लोगों को अपने नागरिक होने का सबूत देना पड़ रहा है। ये आम आदमी के लिए भारी बोझ है। गोपाल शंकर नारायण ने बोला है कि 4.5 करोड़ लोग इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद ये लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, पहचान साबित कराएंगे, जब तक चुनाव ही निकल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जो लोग 2025 की पुरानी वोटर लिस्ट में पहले से थे ना, उन्हें सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है। ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को आएगा, फाइनल रोल 30 सितंबर को आएगा। जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं होगा वे 1 सितंबर तक नाम जुड़वाने के लिए दावा कर सकते हैं, और फाइनल रोल आने के बाद भी नामांकन की अंतिम तिथि तक नया रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। 2003 की वोटर लिस्ट में जो लोग थे उन्हें कोई कागज़ नहीं देना है, बस पार्शियली फिल्ड फॉर्म और 2003 लिस्ट का एक्सट्रैक्ट देना पड़ेगा, और कागज़ नहीं है तो फिर आप गए काम से। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान की बहुत ही फेमस बुल रेस के बारे में। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए दोस्तों, पाकिस्तान की जो बुल रेस है वो न्यूज़ में रही थी। पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में हर साल हज़ारों लोगों की भीड़ धूल भरे मैदान के बीच सांडों की दौड़ देखने के लिए इकट्ठा होती है। इस पारंपरिक खेल में शक्ति और गौरव दोनों का प्रदर्शन किया जाता है। ये जो दौड़ है कुल मिलाकर के सांडों की ज़बरदस्त दौड़ है। पाकिस्तान के आटोक डिस्ट्रिक्ट के मलाल गांव में गुर्राते हुए सांडों को देख कर के कोई भागता नहीं है, बल्कि लोग उनके साथ साथ दौड़ते हैं। 2 ताकतवर सांड लकड़ी के मोटे ढांचे के साथ धूल भरे खेतों में गरजते हुए दौड़ते हैं, और एक आदमी उनके पीछे लकड़ी की पट्टी पर घुटनों के बल बैठा होता है, जो केवल रस्सियों और अपनी हिम्मत के भरोसे होता है।
यहाँ पर तो वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, हमारे गांव में उसको छकड़ा बोलते हैं, बैलगाड़ी का छोटा रूप, जिसमें बैठ करके जो चालक है उनको दौड़ाता है। दौड़ शुरू होते ही सवार अपने सांडों के जोड़ों को मजबूती से पकड़ता है। ये नज़ारा देखने के लिए सैकड़ों लोग गांव में जमा होते हैं। ये जो नज़ारा है दोस्तों, बहुत मुश्किल से हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से होती है इनकी बुल रेस। इनकी जो हिस्ट्री रही है दोस्तों, काफ़ी पुरानी रही है। परंपरा में सवारों की भूमिका की बात करें तो सवार मतलब जो व्यक्ति बैलों को दौड़ा रहा है। सवार अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगाने पड़ते हैं। यदि नहीं करेंगे ऐसा तो वो गिर जाएंगे, ठीक है। कई बार गिर भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन दर्शक फिर भी ताली बजा करके हंसते हुए उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें बहुत सारी रंग बिरंगी सजावट देखने को मिलती है, मतलब चाहे वो पशु हो चाहे उसको दौड़ाने वाला व्यक्ति हो। सांडों के सींग रंग बिरंगे रिबन, घंटी, यहाँ तक कि मेहंदी से भी सजाए जाते हैं। दुकानदार रास्ते के किनारे में रंग बिरंगा सामान बेचते हैं। सुंदर सा सजा हुआ सांड ताकत का प्रतीक माना जाता है, और ये भी पता चलता है कि इन सब चीज़ों को लेकर के उसका जो मालिक है वो कितना ज़्यादा गंभीर है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर, खाने पीने को लेकर के, नाच गाने को लेकर के, सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर होती है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि हम अपने जानवरों पर गर्व करते हैं। किसान और ज़मींदार पूरे साल अपने सांडों की देखभाल सिर्फ इसलिए तो करते हैं। लोग विजेता सांड के लिए भारी कीमत देने को तैयार रहते हैं। वो सांड हमारे लिए गौरव का प्रतीक होता है। इसके बाद बोला जाता है कि ये जो परंपरा है जश्न में तब्दील हो जाती है। जश्न में तब्दील ऐसी होती है कि भाई जीत का माहौल अलग ही होता है। यहाँ पर यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें दोस्तों, बुल कार्ट रेस, गटका रेस जिसको बोला जाता है, ये खेल हजारों साल पुरानी खेती और पशुपालन परंपरा से जुड़ा हुआ है। बलद जिसको बुल्स बोलते हैं, इसको हम खेती, वजन ढोना है, युद्ध के लिए पाला जाता रहा है। समय के साथ साथ इनकी जो भूमिका है वो बदलती गई है। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पंजाब क्षेत्र में ये खेल मुगल काल से प्रचलित है, जहाँ पर जमींदारों के बीच में ये एकदम ज़बरदस्त खेल हुआ करता था। ब्रिटिश एरा की जब बात करते हैं तो ब्रिटिश एरा में इसे नेटिव स्पेक्टल माना जाता था, लेकिन कभी इसको बंद नहीं किया गया। इसे गाँव में सामाजिक मेलजोल, उत्सव और पहचान के साथ में जोड़कर हम देखते हैं। जब पाकिस्तान अलग हुआ, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ये परंपरा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में अभी भी जीवित है। भारत में हमारे गांव में खुद ये रेस होती थी, लेकिन आज के टाइम में पता नहीं क्या हो गया है, संस्कृति सब खत्म होते जा रही है। हमारे देश में चलता है कंबाला कर्नाटक में, और जालीकट्टू चलता है तमिलनाडु में। वो भी इस प्रकार की बुल रेस या फिर बुल फाइट ही होती है।